नमस्ते। मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं MS टिटवेल भारतीय कहानी की एक कहानी ओरे चुरुगन मेरे कहानी का विश्लेषण और मूल्यांकन यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। पाठ परिचय देखते हैं। ओरे चुरुगन मेरे कोंकणी की प्रसिद्ध कहानीकार मीना कांकोड़कर द्वारा रचित कोंकणी भाषा में लिखित एक भारतीय कहानी है। मीना कांकोड़कर का जन्म गोवा के पोलोलम में 21 सितंबर 1944 को हुआ था। डोगर चनवला और सपन फूला उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। बच्चों पर आधारित 3 नाटक सतकानलो जादूगर भी काफ़ी चर्चित है। ओरे चुरुगन मेरे कहानी बाल मनोविज्ञान एवं संतानहीन माता की ममता पर आधारित है। ग्रामीण जीवन के अनेक चित्र भी इस कहानी में मिलते हैं। सपन फूला कहानी संग्रह हेतु वर्ष 1991 में मीना कांकोड़कर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ओरे चुरुगन मेरे कहानी का हिंदी में पहली बार प्रकाशन समकालीन भारतीय साहित्य के जनवरी-मार्च 1992 के अंक में लीला गायतोंडे द्वारा अनुदित करके हुआ था। कोंकणी कहानी संसार और उसका सामान्य परिचय देखते हैं। गवा मुक्ति संग्राम से जुड़ा वरिष्ठ पत्रकार और संपादक चंद्रकांत केणी आधुनिक कोंकणी कथा लेखन के जनक माने जाते हैं। आपको काका कालेकर, साने गुरुजी विनोबा भावे, रविंद्र केलेकर जैसे महान व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त हुआ था। केणी की कहानियों में राष्ट्रीयता, श्रीमान की गहराइयों की परख, प्रेममय जीवन, नारी पुरुष संबंध, लैंगिकता का अन्वेषण, काम वासना आदि विषय मुखरित हुए हैं। इनकी कुछ कहानियाँ गवा प्रेम एवं मुक्ति संग्राम को केंद्र में रखकर लिखी गई है। धरतरी अर्जुन, जेताली, आषाढ़ पावली, अलमी आदि कोंकणी के महत्वपूर्ण कथा संग्रह है। उनको 1998 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। इनके 1975 में एकोलो एक सुरो उपन्यास तथा तारेंची संबगाव कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए थे। लक्ष्मण श्रीपादराव सूर्यजीराव सरदेसाई कोंकणी के सशक्त कथाकार थे, किंतु मराठी की तुलना में कोंकणी में बहुत कम कहानियाँ लिखी। मराठी में उनकी 700 से ऊपर कहानियाँ प्रकाशित हुई। अपनी थोड़ी सी कोंकणी कहानियों में जीवन की नई संवेदना भर दी है। आपका 1982 ईस्वी में खबरी काय, कार्मच्यो काय, वारमच्यो कथा कहानियों का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिस पर सर भी मिला। बालकृष्ण भगवंत बोराकर, मनोहर राय लक्ष्मणराव, सरदेसाई, पांडुरंग भांगी, सुमंत केलेकर, उदय भेंब्रे, गसवंत पालेकर, विष्णु नायक, सुरेश काडोकर आदि वरिष्ठ कोंकणी लेखकों ने कथा लेखन का प्रयास किया, किंतु दुर्भाग्यवश उनके कथा संग्रह प्रकाशित नहीं हो सके। इनके गोयची अस्मिताएं एवं पणची आत्महातारी जालिया जैसी पाठकों उपयोगी रचनाएं महत्वपूर्ण है, जो 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। इसमें बहुत सारे जो उनके लेखन और लेखक के नाम और किस मसीहा में हुआ था ये सब प्रस्तुत किया गया है। दीप मुरकुंडे ने अपनी रचना अमजनी में नारी जीवन की विविध आयाम प्रस्तुत किए हैं। इनकी नुप्पू चिम्मी जैसी कुछ कहानियाँ बाल साहित्य से संबंधित है। इस पीढ़ी के कहानीकारों में हेमा नायक का विशिष्ट स्थान है, क्योंकि इन्होंने अपनी कहानियों में जीवन के दाहक अनुभवों को मूर्त रूप दिया है।
प्रभु गांवकार ने मराठी के मूर्धन्य विचारक और गांधीवादी साहित्यकार पांडुरंग सदाशिव साने के जीवन पर आधारित कहानियाँ लिखी है। रोमन एवं देवनागरी लिपियों में लिखित एंथनी मार्टिन बारिंतु उपनाम टोनी मार्टिन के में ऐसा रचनाएं हैं जो कथा एवं कहानी की सीमा रेखा पर है। गोवा के निकटवर्ती प्रदेशों में कोंकणी कथा लेखन का कार्य बहुत हुआ है। कर्नाटक में फ्रांसिस साल्दाज के 14 कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कोंकणी कहानी लेखन में सक्रिय महिला कहानीकार और मीना काकोडकर। कोंकणी कहानी जगत में महिला कहानीकारों की संख्या अत्यल्प है, परंतु इन महिला कहानीकारों का रचना धर्मिता अत्यधिक है। मानव काकोडकर के अलावा शीला कोलांबकर, जयमाला दनाइत, हेमा नाइक, जयंती नाइक आदि ने अपनी उल्लेखनीय कहानियों से कोंकण की कथा संसार को समृद्ध किया है। शीला कोलांबकर ने कहानियों के वातावरण से विषय चुने हैं। अपने चारों ओर की दुनिया को वे बच्चे की नज़र से भी कभी कभार देखते हैं। मैगी शीर्षक कहानी इसका उदाहरण है। खेल तथा बेबी शीला कोलांबकर की अन्य कहानियां हैं। इनका एक कहानी संग्रह ओली सांझ भी प्रकाशित हुई है। उनकी कई कहानियों में गोवा की प्राकृतिक सुषमा और कोंकण भाषा का सौंदर्य दिखता है। जयमाला दनाइत की कवासों में घरेलू समस्या विषय है। जयमाला जीवन की घटनाओं और समस्याओं को सहज, सरल और भाषा शैली में प्रस्तुत करने में निपुण है। प्रॉब्लम में नौकरी से उत्पन्न समस्याओं के कारण शिशु के असहाय और उसके अकेलेपन का दुख गाथा वर्णित है। अविवाहित माता की मानसिक स्थिति और मुश्किलों को अंकबार मोरी शीर्षक कहानी में देखा जा सकता है। जयमाला ने अंतरजातीय विवाह, दहेज प्रथा आदि को भी कहानियों का विषय बनाया है। हेमा नाइक गोवा ने नारीवादी आंदोलन की जनक है। उनकी कहानियाँ 90 के दशक में पसल शीर्षक संग्रह में संकलित है। हेमा नाइक की कहानियाँ का सरोकार नारी है। उनकी कहानियाँ की विशेषता कथानक की तुलना में चरित्र चित्रण को अधिक महत्व देना है। उन्होंने नारी के दुख, दर्द और अत्याचारों का संवेदनशील चित्रण किया है। उनकी परसुम परतुन फल्टा कहानी में लोगों के जुबान को बंद करने के लिए एक विधवा युवती की अपनी पति के मित्र से विवाह करने का कथा है। जयंती नायक का कहानी संग्रह गर्जन है। जयंती की नारी चेतना नारी के सामाजिक अधिकारों और अपनी शक्ति के प्रश्न से संबंधित है। उन्होंने अमीरों के विरुद्ध गरीबों का, शिक्षकों के विरुद्ध शोषित का और शोषकों के विरुद्ध शोषित का, कमजोर का ताकतवर के विरुद्ध गर्जन दिखाया। जयंती के कथा कौशल में कभी कभी अभिव्यक्त विचारों का साथ नहीं दे पाई है, किंतु गोवा के ग्रामीण जीवन के कुछ अविस्मरणीय चित्र में वे अत्यंत सफल रही है। मीना काकोडकर ने कोंकणी कहानी को नए विषय पर नए परिप्रेक्ष्य प्रदान किए। इनकी कहानियों से कोंकणी कथा जगत को नया स्पंदन मिला है। डोगर चनवला कहानी संग्रह की शीर्षक कहानी में शहरी कन्या की कहानी है, जो विवाह के बाद गांव आकर सोचती है कि वह सामंजस्य नहीं बिठा पाएगी, परंतु प्रकृति से प्रेम करने वाले एक अशिक्षित ग्रामीण नटखट लड़के से उसका संवाद होने पर उस कन्या को गांव छोड़कर जाना पड़ता है, तो उसकी आंखों में अश्रुधारा बहती है। इस कहानी के ग्रामीण प्रकृति के चित्रण से यह गद्य में लिखी गई कविता लगती है। कहानीकार ने अपनी अन्य कहानियों से नैसर्गिक भावुकता से भी परिचय करा है। और ये चुरगन मेरे मीना काकोडकर की एक हृदय विदारक कहानी है। इसमें निसंतान माता का महत्व बोध है। वो अपने भतीजे को उसकी माँ की मृत्यु के बाद अपने पास ले आती है, तो उस पर
दिनों बाद वो लड़का अपनी मौसी को दुख के दरिए में धकेलकर वहां लौट जाता है जहां से वो आया हुआ था। निसंतान माता के यंत्रणा दग्ध हृदय का मार्मिक चित्रण करने में मीना कांकोड़कर को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। कांकोड़कर की कहानी पाठकों को आंदोलित करती है और उद्वेलित भी। आप उनकी कहानियों में प्रकृति और मनुष्य परस्पर अभिन्न रूप में समाहित है। निसंतान माता की यंत्रणा और उसका महत्व। भारतीय समाज में सदियों से निसंतान माता को अभिशप्त माना गया है। संतानविहीन माता को सदा ताने सहने पड़ते हैं। मातृत्व को ही नारी जीवन की सार्थकता माना जाता है। और चुरगन मेरे कहानी में मौसी के माध्यम से माता न बन पाने की यंत्रणा को रूपायित किया गया है। मौसी अपनी माता को अपनी बहन के पुत्र पर दोनों हाथों में लुटाती है। मातृहीन बच्चे पर दयाद्र होकर उसे अपने पास ले आती है, उसे तमाम सुख सुविधा पहुंचाती है। वह अपना काम छोड़कर भी बच्चे के साथ खेलती थी। इस विवरण से मौसी के सहज हृदय और भोलेपन की झलक मिलती है। उसने बच्चे की परवरिश करने में कोई कोताही न बरती थी। बच्चे ने लालन पालन, उसके साथ खेलकूद और उसके संघर्ष में से मौसी का मातृत्व साकार हो उठा था। मौसी अपने मातृत्व को लेकर चिंतित रहती थी। छोटे से छोटे घटना को लेकर वो डर जाती थी। बच्चा रोज स्कूल जाते समय मोड़ पर आम के पेड़ के पास पहुंचते ही पीछे मुड़कर हाथ हिलाया करता था। इस पर मौसी परम प्रश्न रहा करती थी। कभी बच्चे ने हाथ नहीं हिलाया तो मौसी दुखी हो जाती है। रघु के स्कूल से लौटने पर हाथ न हिलाने का कारण पूछती है। दरअसल मौसी ने उपयुक्त कथन में ममत्व घुला हुआ है। उसके अंदर मातृत्व को लेकर कहीं न कहीं असुरक्षा भी है। इसलिए उस रात मौसी रघु को चुरगन की कहानी सुनाती है। चुरगन और मौसी की कहानी के माध्यम से रघु और मौसी संकेतित है। चुरगन की मौसी की यंत्रणा रघु की मौसी की यंत्रणा बनकर प्रकट होती है। प्रासंगिक कथा बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन उसमें पैनापन है, मार्मिकता है और हृदय को द्रवित करने वाली भी है। चुरगन की मौसी की कहानी के बहाने रघु की मौसी ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। चुरगन उड़कर चला गया, चुरगन वापस आ सकता है। हृदय की प्यास और ममत्व भी भूख मिटा सकती है। चुरगन की कहानी सुनाते समय मौसी का रोना मौसी के हृदय से भावी विरह की आशंका को प्रकट करता है। मौसी की स्थिति वैसी न हो जाए जैसे चुरगन की मौसी की थी। तभी तो कहानीकार ने वर्णित किया है। कहानी सुनाते सुनाते मौसी खुद ही रोने लगी। उसका रोना देखकर भी मैं भी रोने लगा। मौसी ने मुझे गोद में लिटाया और थपथपाते हुए धीमे स्वर में वो गाने लगी, और चुरगन मेरे कब आएगा, तू प्यार करती हूँ तुमसे मैं भूल गया रे तू। मौसी ने पराये को पूर्णतया अपना बना लिया, लेकिन जब रघु को लेने उसके पिता अचानक आ पहुंचते हैं तब मौसी डर जाती है। अतः कहा जा सकता है कि आलोच्य कहानी में मीना कांकेड़कर ने निसंतान मातृ हृदय की त्रासद स्थिति को अत्यंत मर्मस्पर्शी ढंग से चित्रित किया है। मातृहीन बच्चे की मानसिक स्थिति या बाल मनोविज्ञान। और चुरगन मेरे कहानी में 8 साल के बच्चे रघु की स्वाभाविक इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं का चित्रण है। बच्चे ने कुछ ही समय पहले अपनी माँ को खोया है। कहानी मातृत्व को के भावना को उभारने में मातृहीन बच्चे के मनोविज्ञान को भी बड़ी तन्मयता के साथ लेखिका ने प्रस्तुत किया है। इससे लेखिका की मनोवैज्ञानिक सूझबूझ के साथ माँ और बच्चे के बीच के प्रेम और अटूट रिश्ते का परिचय भी मिलता है। बच्चे का जैसा लगाव माँ के साथ होता है, पिता के साथ वैसा लगाव, जुड़ाव या प्रेम भाव नहीं हो पाता है। मातृहीन बच्चे के लिए माँ की स्मृतियाँ ही जीने का सहारा होती है। रघु को भी पड़ोस की सुरंग की गोद में या पिता के बगल में होने पर भी माँ वो वर्तमान की तुलना अतीत से करता है। माँ की याद में पिता को रोते देखकर बच्चे का रोना स्वाभाविक है। पिता
रघु को सहलाते हुए तो उसे अपनी माँ के सहलाने की याद आती है। बच्चे के लिए माँ का स्थान कोई दूसरा नहीं ले पाता, चाहे मौसी ही क्यों न हो। लेखिका ने इस बाल सुलभ भावना को कहानी में अनेक स्थलों पर चित्रित किया है। जैसे मौसी जरा भी माँ जैसी नहीं दिखती। मेरी माँ सांवली थी तो मौसी थी गौरी। माँ की बगल में सोते हुए दूल्हे की अच्छी सी गंध आती थी। सुरंग की साड़ी से भी वो खुशबू आती है जैसे कि माँ की साड़ी से आती थी। उस गंध का चिंतन करते हुए मैं मौसी के बगल में घुसा। मौसी के अत्यधिक प्रेम करने पर भी रघु हमेशा माँ की यादों में खोया रहता है। मौसी रघु को सौतेली माँ के अत्याचारों की बहुत सी कहानियाँ सुनाती है। ऐसी बातें रघु ने सुन रखी थी। पिता और मौसी के वार्तालाप से भी रघु ने समझ लिया कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है। तब यह सोचकर मुझे रोना आया और माँ की याद में हिचकियों पर हिचकियाँ भरता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि कहानिकार ने आंखों देखा हाल ही बयां किया है। बच्चे चंचल होते हैं तो उनके मानसिक भाव भी स्थिर नहीं होते। माँ की याद में रोने वाले रघु को जैसे ही पता चलता है कि उसकी पड़ोस में रहने वाली मौसी सुरंग ही उसकी सौतेली माँ है तो उसकी मानसिक स्थिति तत्काल बदल जाती है। कौन है वो सुरंग? सुरंग, मेरी आंखें चमक उठी। हटो, सुरंग भी कभी सौतेली माँ हो सकती है? भला वह कितनी अच्छी है। उसकी भी जब सोया था तो तब मुझे लगा था कि जैसे माँ की गोद में सो गया हो। इसके बाद बच्चा फक से हंसता है, कूद कर पिता के पास पहुँचता है और मौसी को छोड़ के पिता के साथ चलने को तैयार हो जाता है। मौसी को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि रघु उसे छोड़कर अपने पिता के साथ वापस जा रहा है। इसकी प्रतिक्रिया जो रघु पर होती है उसका चित्रण करते हुए कहानी का लिखती है। सचमुच यानी पगली मौसी क्या पूछती है, जानती ही नहीं। मैंने सिर हिलाया। रघु अपने पिता के साथ अपने गांव में स्वतंत्र रहने, खूब खेलने कूदने और अपने मित्र के साथ रहने की बात से खुश है। रघु मौसी के यहाँ सारी सुख सुविधा होने पर भी एक बेगानापन महसूस भी करता है। वो पिता के साथ चलकर मछलियाँ पकड़ने, बेंदित और सीरी बाल सखाओं को ढेर सारे समाचार देने की कल्पना में प्रसन्न है। इसलिए रघु जब पूछता है यहाँ तुझे अच्छा नहीं लगता, तो रघु बिना किसी लाग लपेट के सीधा जवाब देता है, हाँ मुझे अच्छा लगता था, पर पिताजी के साथ और भी अच्छा लगेगा। यहाँ बाल सुलभ चेष्टाओं से हम बाल मनोविज्ञान को उद्घाटित होते पाते हैं, जिस सहज ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस मनोविज्ञान उद्घटना को सैद्धांतिक जटिलताओं की अपेक्षा बच्चों की चेष्टाओं पर क्रियाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। रघु के व्यवहार से उसकी मनस्थितियाँ भी स्पष्ट होती है। बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से ओरी चुरगन मेरी एक सफल कहानी है। मातृहीन बच्चे के मनोविज्ञान का सफल रूपायन करने वाली कहानी है। सामाजिक संस्कार व मान्यताएं। ओरी चुरगन मेरे एक पृष्ठभूमि कोंकणी समाज से संबंधित कहानी है, परंतु मौसी और रघु इस कहानी के व्याप्त संवेदना संपूर्ण भारतीय समाज में निसंतान माता और मातृहीन बालक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्विक परिदृश्य में जहाँ मानवता है, इसकी संवेदना व्याप्त हो सकती है। कपड़े से आने वाले धुएं की गंध से पता चलता है कि रसोई में लकड़ी से खाना बनता है। इस कहानी में छोटे पुल पर रघु का पिता के साथ मछलियाँ पकड़ने जाना, आंगन में ऑंटों से खेलना, नदी में जाकर नहाना, झोपड़ी में जगह जगह पानी चूना आदि ग्रामीण जीवन परिवेश का सच्चा चित्रण करते हैं। कहानीकार ने सामाजिक संस्कार और मान्यता को भी इस कहानी में अत्यंत सहजता के साथ पिरोया है। जैसे घर से कहीं बाहर निकलते समय थोड़ी दूर के बाद पीछे मुड़कर राह अगोरने वाले के हाथ हिलाने से अपनापन जाहिर होता है। रघु के एक बार हाथ हिलाने
भूल जाने से मौसी समझ लेती है कि रघु का उसके प्रति कोई लगाव नहीं है। भारतीय समाज में मान्यता है कि घर में किसी की मृत्यु हो तो लगभग साल भर कोई खुशी नहीं मनाई जाती है, लेकिन रघु के पिता ने 6 महीने के अंदर दूसरी शादी कर ली। यह भी सामान्य धारणा है कि सौतेली माता बच्चों को कष्ट पहुंचाती है। ऐसी अनेक मान्यताओं और रीति रिवाजों का इस कहानी में चित्रण हुआ है। कहानी का शिल्प मीना कांकोड़कर ने इस कहानी में विवरण की अपेक्षा अंतर्मन की परतों को उघाड़ने में अधिक रुचि दिखाकर कोंकणी कहानी की नई दिशा प्रदान की है। उनकी कहानी प्राय चरित्र प्रधान है और चुरगन मेरे भी एक चरित्र प्रधान कहानी है। इसमें एक विवाहित नारी के निसंतान होने की पीड़ा बार बार व्यंजित हुई है। मातृत्व का सुख प्राप्त करने के लिए वह अपनी बड़ी बहन के बेटे को साथ ले आती है, स्नेह और ममता के साथ उसे पालती है। लेकिन एक दिन रघु के पिता अचानक आकर रघु को अपने साथ ले जाने पर मौसी की स्थिति अत्यंत मार्मिक हो उठती है। उसके सारी इच्छाएं चूर-चूर हो जाती हैं। लेकिन लेखिका ने एक संतानहीन स्त्री और मातृहृदय की कसक और यंत्रणा का सार्थक चित्रण प्रस्तुत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मीना कांकेड़कर भाषा में शब्द प्रयोग में अत्यंत कुशल है। इस कहानी का भावुकता के साथ लेखिका का कला निपुण्य भी स्पष्ट दिखता है। कहानी पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि लेखिका ने कहानी नहीं लिखी बल्कि एक चित्र बनाया है जो एक स्त्री और बच्चे के मन में भावों का वर्णन कर रहा है। थोड़े शब्दों में ही बहुत कुछ कहने की कला लेखिका को विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। नारी जीवन के अंतर्मन की गहराई में बैठकर उसके दुख, कष्ट और यंत्रणाओं को पाठक समाज के सामने पेश कर लेखिका ने नारी के प्रति संवेदनशीलता को जगाने में सफलता पाई है। संवाद योजना इस कहानी की महत्वपूर्ण विशेषता है। कहीं कहीं 1-2 शब्दों से भी संवाद संपन्न हुआ है। संवाद पात्रानुकूल और प्रसंगानुकूल है। यह संवाद कथा को आगे बढ़ाने के साथ साथ पात्र को चारित्रिक विशेषताओं को भी उज्जीवित करने में सक्षम है। कहानीकार ने सरल शब्दों, छोटे छोटे वाक्य, संक्षिप्त संवादों और बोलचाल की भाषा से अपने कथा कौशल का परिचय दिया है। कहानी का शीर्षक भी प्रतीकात्मक है। चुरगन को पालने पोसने के बाद उसका उड़ जाना और उसके प्रत्यागमन में पूरी जिंदगी गुजार देना मर्मस्पर्शी तो है ही, निसंतान मातृहृदय का एक जीवन चित्रण भी है। तो ये था आपका ओरे चुरगन मेरे, जहाँ पर एक माँ जो है अपने बच्चे के लिए जो भावना अपने हृदय में रखती है उसको प्रकाश किया गया है। तो इसमें प्रश्न इस प्रकार के आ सकते हैं। कोंकणी कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए और कोंकणी महिला कहानीकारों में मीना कांकेड़कर का स्थान निर्धारित कीजिए। निसंतान मातृहृदय के त्रासदी की ओरे चुरगन मेरे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मातृहीन बालक के अंतर्मन की गहराई को मीना कांकेड़कर ने सफलतापूर्वक अंकित किया है, इस कथन पर समीक्षा कीजिए। और चुरगन मेरे कहानी में अभिव्यक्त मध्यवर्गीय संस्कार एवं मान्यताओं पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। मीना कांकेड़कर की कहानी और चुरगन मेरे की संवेदना और उसके शिल्प का विस्तार वर्णन कीजिए। और चुरगन मेरे कहानी के कहानीकार ने मूलतः किस समस्या को उठाया। तो ये सब प्रश्न हो सकते हैं और इस प्रश्न के साथ यहाँ पर और चुरगन मेरे पाठ यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। तो आप इस कहानी को बार बार सुनिए और अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।